सेवा होनी चाहिए। वे हमेशा निस्वार्थ भाव से जनता के बीच रहे, उनके दुखों को समझा और हर संभव मदद की करी। अपने कार्यकाल में उन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षित करने में विशेष योगदान दिया। इसी के साथ वे युवाओं को प्रोत्साहित करने में भी हमेशा अग्रसर रहे। उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी राजनीति में मूल्यों और ईमानदारी के प्रति उनकी अटूट निष्ठा। आज जब हम राजनीति के बारे में सोचते हैं तब अक्सर लाभ और सत्ता की छवि उभर कर आती है, किंतु दादा रोहानी जैसे नेता यह सिद्ध करते हैं और जनता को भरोसा दिलाते हैं कि साथ ही सच्चाई और सेवा आज भी संभव है। 2003 से 2013 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो भूमिका निभाई वो इतनी बखूबी निभाई कि पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही उनकी प्रशंसा किया करते थे। दादा एक बात हमेशा कहते थे कि अकड़ तो सिर्फ मृत शरीर की पहचान होती है, अकड़ तो सिर्फ मृत शरीर की पहचान होती है, सच में जीव और महान वही होते हैं जो फलदार वृक्ष की तरह झुके रहते हैं। और दादा सच में उसी झुके हुए वृक्ष के समान थे जिनके पास सब कुछ था, फिर भी व्यवहार में विनम्रता की जड़ें बहुत गहरी थी। वे कभी दिखावे में नहीं रहे और हमेशा मानते थे कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें उनका नहीं, प्रभु की इच्छा और करुणा का हाथ है। एक भजन जो है बहुत प्रिय था और वे अक्सर इसे गाया भी करते कि करते हो तो कहिया मेरा नाम हो रहा है, और यही भाव उनके जीवन के हर कार्य में घिरता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों के साथ उनका जुड़ाव। वे कभी कोई नारा नहीं देते थे, बस बहुत सहजता से लोगों के पीठ पर हाथ रखकर उनकी सारी दुविधाएं हल कर देते थे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी विश्वास, आपने बहुत अच्छे संस्करण सुनाए। और अपोषण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के 2 वर्ष का कार्यकाल जन सेवा, विकास और सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल बना। प्रस्तुत है लघु फिल्म का प्रदर्शन। नए युग की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। परंपरागत चिंतन से परे उनकी सरकार ने नवीनता, पारदर्शिता और जन कल्याण को अपने मुख्य मूल मंत्रों में शामिल किया। मध्य प्रदेश को निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेशी दौरों को आगे रखा। इस पेंट की यात्रा के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश ग्लोबल डायलॉग 2025 के तहत निवेशकों से अहम समझौते किए। यूनियन के साथ मिलकर एक निवेश मंच तैयार किया गया, जिससे राज्य में नवोद्यम, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एवं नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिले, जिससे मध्य प्रदेश को ग्लोबल व्यापार एवं टेक्नोलॉजी केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई। 2025 को ईयर ऑफ इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट घोषित किया गया। इस तरह मध्य प्रदेश ने विकास की दिशा में तीव्र छलांग लगाई। शिक्षा एवं छात्र कल्याण को भी महत्व देते हुए छात्रावास, IT केंद्र, कृषि संस्थान, इनोवेशन हब आदि। इस तरह उनका ध्यान रहा कि कृषि एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जमीन पर बदलाव आए। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना मुख्यमंत्री यादव की मंशा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में पारंपरिक पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता को शामिल करें। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत कर उन्होंने वृक्षारोपण को सामाजिक एवं पारंपरिक भाव से जोड़ने की पहल की। उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी और साइबर सुरक्षा केंद्र निर्माण की पहल की, ताकि मध्य प्रदेश भविष्य की प्रौद्योगिकी दौर में आगे रहे। ऊर्जा के क्षेत्र में साफ सुथरी ऊर्जा पर जोर दिया गया और राज्य ने यह दावा किया कि वह अब न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि अन्य राज्यों को भी आपूर्ति कर रहा है। ये कदम यह दर्शाते हैं कि उनके लिए सिर्फ विकास नहीं, सस्टेनेबिलिटी ही मूल मंत्र है। स्वच्छता अभियानों में
मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में राज्य की बेहतरीन उपलब्धि रही। छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण, छात्रावास सुविधाएं, एक पाठ्यक्रम, इन पहलों ने युवा शक्ति को बढ़ावा दिया। डॉक्टर मोहन यादव का शासन इन वर्षों में यह संदेश देता है कि विकास सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, पर्यावरणीय और मानवीय होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता उनके फैसलों और कार्यों को समय के साथ आंकने लगी है, मगर यह स्पष्ट है कि यह सरकार नई उम्मीदों की शुरुआत है। नया प्रदेश, नया विश्वास, मोहन यादव के साथ। अभी आपने प्रस्तुतिकरण देखा, लघु फिल्म का प्रदर्शन देखा। जन कल्याण प्रगतिशील रसवंती अभियान मध्य प्रदेश दिख रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसका सम्मान मंच पर आमंत्रित करते हुए 3 बार के विधायक हमारे नए माननीय विधायक एंड विधानसभा क्षेत्र श्री अशोक कुमार जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का कैंट विधानसभा में संस्कार करने में दादा की कर्मभूमि में हृदय की गहराई से स्वागत, जोरदार तालियां बजाकर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। राज्यसभा सांसद आदरणीय सुमित्रा वाल्मीकि। और सीधा चलते हैं जबलपुर, जहां महाकौशल स्वशासी अग्रणी महाविद्यालय में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। हमारे अपने लोकप्रिय विधायक अशोक रोमाणी जी, माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक मीरा सिंह जी, काली विधायक प्रयुषी मतलब सबके लिए पूरे मंच के लिए बना है। मंच पर विराजमान रत्नेश जी, नीरज बिल्कुल जी, आशा गोटिया जी, अखिलेश जय जी, आशना पटेल जी और आप समाज को प्रणाम करता हूं। आपका किसी संस्थान खासकर उच्च शिक्षा विभाग में जबलपुर में बात कर रहा हूं तो मां नर्मदा का आशीर्वाद यद्यपि पूरे देश और दुनिया को मिला, लेकिन ये पक्की बात कि मां नर्मदा का आशीर्वाद और आनंद जितना जबलपुर को मिला है इतना तो किसी को मिला ही नहीं है। और आशीर्वाद का प्रमाण भी आप आंखों से देख सकते हो कि मां आशीर्वाद होकर देखती है तो जैसे लोहा पारस पत्थर को छुए और वो सोने में बदल जाता है। वो हमने देखा हो या केवल सुना हो, हममें से कोई नहीं जानता, लेकिन मां पत्थर को छुए वो संगमरमर बन जाए, वो केवल जबलपुर में बन जाए। मां नर्मदा की जो कृपा है वो अद्भुत है, वो अद्भुत कई कारणों से। मां नर्मदा की अक्षरिया खेलती धारा, उसका आनंद और यहाँ की बेटियां मां नर्मदा की पुत्री महारानी दुर्गावती बन करके अपने हाथ की तलवार से दुश्मनों के बन करके अपने हाथ की तलवार से दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े करके देश का मान सम्मान बढ़ा करके जीते ही अमर होने की गाथा निभाती है। वो अगर नगरी को है तो महाकौशल की वो अद्भुत नगरी, ये हमारे लिए भी सौभाग्य है। रानी दुर्गावती, रानी अवंती राय, संस्कार धानी, संस्कृति की नगरी, न्याय धानी, इतने कतार से बोलो। और केवल नगरी नहीं,
बाकी किसी क्षेत्र में कौशल की बात नहीं होती। कौशल की बात तो महाकौशल में जबलपुर अंचल में होती है। महाकौशल वालों के लिए अभिनंदन। कौशल और कौशल युक्त जीवन सब क्षेत्रों में, और भगवान ने भी ऐसा आशीर्वाद दिया। प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य का प्रतिमान अगर कोई है, मुझे गर्व है वो सर्वाधिक आशीर्वाद महाकौशल को मिलता है। जोरदार अभिनंदन अपनी इस भगवान की विशेष कृपा वाले क्षेत्र के लिए। आज जब मैं दीपोत्सव के बाद संस्कार धानी में आया तो खाली हाथ नहीं आया। जोरदार अभिनंदन। इतना भव्य भवन और अलग अलग प्रकार के कई सारे निर्माण कार्य लोग भूमि पूजन। अशोक जी, आपको भी दादा का आशीर्वाद मिला। जोरदार हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ईश्वरदास रोहानी जी, बेटी ने कितना अच्छा बोला। जोरदार अच्छा अभिनंदन। पूछा जो बात कही है, जो उसके भाव है, क्या ठोक के बोल रही थी। जोरदार अभिनंदन हमारी बेटी के लिए। उसने अपनी बात रखी। स्वर्गीय ईश्वरदास रोहानी जी के उस समय के अपनी विधानसभा के माध्यम से अपने कामों के बलबूते पर जीते जी अमर हो गया। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष के लिए एक बार फिर अभिनंदन करता। और ये कहावत, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जोरदार अभिनंदन अशोक मियाँ के लिए। ये भी उसी के लिए चल रहा है। एक एक चीज विधिवत कैसे हो, कोई चीज छूटे कैसे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन छोटे कार्यकर्ता को छोटे नहीं दिखता है, उसको भी सम्मान के साथ हमको भी माला और उनके हाथ में गजमाला। जोरदार अभिनंदन सबको समेटने के लिए। ये माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करे। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके आशीर्वाद के बाद ये हमारी सरकार बनने के साथ माननीय राकेश जी यहाँ है। कभी हमने सोचा था इस जबलपुर की नगरी में पूरे प्रदेश का सारा डेवलपमेंट अलग टाइप का, लेकिन इतना एलिवेटेड रोड, इतना बढ़िया, नीचे आप अपना व्यापार व्यवसाय करो, ऊपर से अपना सारा वाहन साधन ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो जाए। ये किसी नगरी में प्रदेश में सबसे अच्छी है। हमें गर्व है वो जबलपुर में है। इतना जबरदस्त रूप से चारों तरफ से आने वाले 50 साल तक यातायात संबंधी सारी झंझटों से मुक्ति दिलाते हैं। विकास के मामले में जबलपुर ने जो गति पकड़ी है, इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने हमारे इस आदिवासी अंचल में गोंडवाना रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए पहली कैबिनेट कही की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता वो जबलपुर में की गई थी। जबलपुर के माध्यम से हमने संदेश दिया हमारी प्राथमिकता क्या होगी, और एक क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में मुझे इस बात की और आनंद और प्रसन्नता है कि जहां शिक्षा मंत्री के रूप में जब मैं इस कैंपस में आया, नई शिक्षा नीति लागू हुई और वो बड़ा खराब दौर था, कोविड का दौर। आज वो फोटो समझ में नहीं आते कि फोटो खिंचा रहा है और ये मास्क क्यों लगाया है। कई दूर से देखेगा दाढ़ी लगा ली क्या हुआ है, अलग अलग प्रकार। लेकिन वो खराब काल याद दिलाता कि उस चुनौती भरे काल में पूरे दुनिया में इतना बड़ा देश आबादी के मान से भारत चाइना से एक तरह से अब तो चाइना से भी आगे चला गया। इतना चुनौतीपूर्ण, इतनी खराब बीमारी थी। आप में से कई लोगों को तो याद होगा, सालों बाद लोग भूल जाए, लेकिन इतना विविधता वाला, इतना विशाल देश। और ये मैं बोलूंगा तो कुछ कांग्रेस के मित्रों को खराब लगेगा, जो उनके शासनकाल में लंबे समय तक नजरअंदाज की गई, वो हेल्थ सर्विस, शिक्षा के साथ शिक्षा का भी बेड़ा गर्क किया और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब थी। चारों तरफ विकास के मामले में पता नहीं किस ढंग से वो लोग सरकार चलाते हैं, लेकिन ऐसे एक कठिन चुनौती है और कठिन चुनौती है स्वास्थ्य सेवा में।
और एक ऐसी बीमारी जिसका असर अंदर तक होता है, बात करते करते आदमी मर रहा है, लेकिन बीमारी का इलाज पकड़ में नहीं आ रहा है। बीमारी भी ऐसी कि जिससे डर के मारे लॉकडाउन करके पूरे देश को महफूज रखने का, बचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। कभी कल्पना करें, पूरा जबलपुर, पूरा देश, बड़े बड़े बाजार ताले, एक दिन, 2 दिन, महीनों तक नहीं खुल रहे, सड़कें बंद, रेल बंद, वाहन साधन में केवल ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक अपनी राहत सामग्री, आहार की आपूर्ति करने के लिए खाद्य सामग्री ला रहे हैं। लेकिन हमारे उस समय के कठिन दौर में भी हमारे सारे सैनिकों को, पुलिस के जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जोरदार ताली बजाए, अपनी जान की बाजी लगाकर। कई सारे हमारे पुलिस जवान, स्वास्थ्य कर्मी उस खराब बीमारी का शिकार हुए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमारे देश को महफूज रखने के लिए उनने अपना बलिदान भी दिया। लेकिन देश को बचाने के लिए मोदी जी ने इस पीढ़ी पे भरोसा किया, नौजवानों पे भरोसा किया, देश के नागरिकों पे भरोसा किया। बीमारी भी पकड़ी और बीमारी का इलाज भी साल भर के अंदर किया। हमारे देश को भी सुरक्षित रखा और देश के उस गौरवपूर्ण राज्य को जियो और जीने को कई देशों के अंदर दवाई देकर के जोरदार अभिनंदन है। हमारे गौरवशाली अतीत को भी गौरवान्वित करने का काम मोदी जी ने किया और हमने सबने अपने आंखों के सामने देखा। वो दृश्य भूलेंगे नहीं, जब प्रधानमंत्री जी किसी देश में जाते हैं और उस समय दी गई दवाई के भरोसे कोई और देश का राष्ट्रपति हमारे संस्कार के आधार पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वो राष्ट्रपति चरण छूकर आशीर्वाद दे रहे, जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारे हजारों का भाव देता है। हमारी संस्कृति धन्य हुई, हमारे प्रधानमंत्री की नीतियां धन्य हुई और ये सारी चीजें अगर कहीं से आती है, ये हमारे शिक्षा के मंदिरों से तो आती है। हमारे कॉलेज, स्कूल, सारे क्षेत्रों में जिस प्रकार से विकास के काम हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, मुझे एक बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ परमात्मा की दया से सब प्रकार की चुनौतियों के बावजूद भी देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सबसे बड़ी भूमिका हमारे नौजवानों की। आप सबको बधाई देना चाह रहा हूँ, सारी पीढ़ी को बधाई दे रहा हूँ, जोरदार अभिनंदन करें हमारे नए पीढ़ी के बच्चों के लिए। अभी आपने 2 मिनट की शॉर्ट पिक्चर भी दिखाई। उस पिक्चर के अंदर हमने जनता के आशीर्वाद से माननीय राकेश सिंह जी तो स्वयं पीएचडी मंत्री, हर एक मंत्री अलग अलग क्षेत्र में काम कर। मैं भी मुख्यमंत्री तो हूँ, लेकिन मेरे पास उद्योग मंत्रालय में एमएसएमई और सब प्रकार के दूसरे मंत्रियों के साथ हमारे अपने कॉलेज की बिल्डिंग के लोकार्पण में मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे विद्यानगर में महाराज की स्मृति यहाँ लूट का संचालन कराया है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें एक पवित्र भाव के लिए। शिक्षा के देवालय केवल कागज की मार्कशीट बांटने के लिए नहीं होना चाहिए। कॉलेज हो, स्कूल हो, वहां प्रवेश करने के बाद भविष्य में हमारे हाथ से हमारा उत्तम विकास हो, परिवार, समाज में शिक्षा सार्थक होना चाहिए, उसकी उपयोगिता होना चाहिए। इसलिए रोजगार परक शिक्षा के आधार पर और इतनी बड़ी आबादी हमारे अपने प्रदेश के अंदर भी हमने सभी प्रकार के निवेशों के आधार पर आइए, हमने कहा कि हमारे बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इसी क्षेत्र में जाना है और बड़े बड़े उद्योगपति से लगा करके छोटे से छोटे काम को भी अपने स्तर पे करके हमारे स्वदेशी के मूल मंत्र को भी मजबूत करें और स्वदेशी के आधार पर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए और प्रदेश के आधार पर देश के साथ, मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाते चले। इस संकल्प के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन स्वदेशी के भाव के लिए करिए। जब मैं आपसे अपने मित्रों की सब देख के बात करता हूँ
तो बड़े पैमाने का आदिवासी अंचल भी हमारे यहाँ के विद्यार्थियों के परिवार में मिलता है। ऐसे में कोदो कुटकी को भी हमने कहा फसल में ये जो मोटा अनाज हमारा परंपरागत अनाज, उस अनाज को भी हमारे यहाँ प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। तो कोदो कुटकी खरीदने का भी हमारी सरकार ने निर्णय किया। ये श्री अन्न के माध्यम से हमारी विशेषता भी आई और लाडली बहनों के लिए आज ये बात प्रसन्नता है कि आप 250 रुपये क्विंटल पहले कोदो कुटकी का जो लगभग हमारे बीच में कुटकी तो 3,500 और कोदो को हम 2,500 क्विंटल खरीदेंगे। इससे साथ साथ बहुत सारे प्रकार की योजना बता सकता हूँ, लेकिन आज तो थोड़ी समय की कमी हुई है। आज 23 करोड़ की लागत से 2 बड़े कार्य, 13 करोड़ की लागत से ये पीएम एक्सीलेंस शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण करना है। जिस 4 मंजिली भवन में 19 अत्याधुनिक कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, स्टाफ रूम, कॉमन रूम और विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधाएं शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में 10 करोड़ से अधिक की लागत से नवीन भवन और उन्नयन के कार्य कर रहे हैं। जब मैं आपसे आपके कॉलेज की सौगात देने की बात कर रहा हूँ तो बाबू क्या बोलते थे, पापा हाथ में कोई दर्द नहीं होने के लिए क्या बोलते थे? हाँ, ताली में बजाओ तो हाथ गिराएगा, आनंद आना चाहिए, ताली के साथ आपकी सौगात में दे रहा। तो मेरे बोलने में आप कैसे खो गए कि भूल ही गए कि काहे के लिए आए, ऐसा आनंद के लिए आए। आज हमारे लिए होली, दिवाली, हर त्योहार से बढ़कर आनंद है। इस कैंपस में नई सौगातें मिल रही है तो ऐसा लगना चाहिए बड़े पैमाने पर इन सौगातों का स्वागत भी होना चाहिए। आनंद के साथ लगना चाहिए कि हाँ, हमारे सौगात का आनंद हमको मिल रहा है। ऐसे नए भूमि पूजन भी हो रहे हैं अलग अलग प्रकार के। पीएम उषा अंतर्गत प्रधानमंत्री पीएम एक्सीलेंस कॉलेज महाकौशल में नवीन भवन का भूमि पूजन कितने प्रकार से करा हुए अब तो मैं भूल ही गया। नई नई चीजें कहां से जोड़वा ली, लेकिन कोई बात नहीं, जितना जबलपुर मांगे उतना देने में आनंद आता है। ये तो देने का इतने प्रकार से जब मैं लोकार्पण भूमि पूजन के साथ तापस बच्चे को बधाई देता, तो ये अलग अलग प्रकार के ऐसे हमारे बच्चे जो अपनी प्रतिभा से भविष्य की लंबी उड़ान के लिए तैयार हो रहे हैं, इनके माध्यम से मैं अभी पूछ रहा अपने बच्चों से बात हो रही है क्या पढ़ लिख करके आगे क्या करो। कोई 2-4 वर्ष से लगातार IAS बनने की बात है, कुछ ने IPS की बात की, एक आदमी का मैं ट्रांसपोर्टर भी बनूंगा, 2-3 ने बोला मैं सेना में भी जाऊंगा, लेकिन हमने कहा राजनीति में भी आओ भाई, सब इधर ही कर जाओगे, इधर भी तो आना चाहिए। ये लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र आप सबकी मदद से बचेगा, ये बात सही है। ये थोड़ा सा मार्ग हमारा कठिन मार्ग भी, हर 5 साल में चुनाव से परीक्षा होती और मध्यावधि होगा तब भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा, तो उसका सबसे बड़ा कारण इस देश का लोकतंत्र जोरदार निरंतर रहे अपने लोकतंत्र के लिए। और अतीत के उदाहरण सामने आप बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जहां इसी जबलपुर के उस नगर में आजादी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बाकायदा निर्वाचन में जीते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के समय मुहावरा चलता कि अंग्रेज कहते थे हम तो पहले ही बात करने के लिए हुए हैं, हमने बौद्धिक क्षमता इतनी है कि हमारी बराबरी कोई कर नहीं सकता, हमसे अच्छा शासन कोई चला नहीं सकता, हमसे ज्यादा अकलमंद कोई होता नहीं। पता नहीं कितने प्रकार के मुहावरे चलते। और उस समय उनके प्रशासनिक अधिकारियों की जैसे हमारी UPSC आज होती है, ऐसी उस समय ICSC एग्जाम होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक बात छूट गई और उन्होंने कहा कि ये एग्जाम तुम्हारी कितनी बड़ी हो, मैं इसकी परीक्षा लेके बताऊं। और उन्होंने 1923 में उस परीक्षा में बैठे और परीक्षा में बैठने के बाद उस समय की वो परीक्षा का देश कितना बड़ा था, वर्तमान का पूरा हिंदुस्तान
नेपाल, भूटान, बर्मा, अफगानिस्तान, इतने सारे बच्चों के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा दी और वो प्रावीण्य सूची में आए। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस समय के नेताजी। हमारी युवा पीढ़ी गौरवान्वित होगी उनके बाद के कामों के लिए। जब आप दूसरा निर्णय बताऊंगा तो ताली डबल बजना चाहिए। जब हमारे बीच में घटों को फिर से चले हो जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एग्जाम में पास होकर बताया। उन्होंने कहा ये तो वो जवाब था जो अंग्रेज कहते थे कि भारतीय हमारा बराबर बुद्धिमान नहीं है, तो मैंने आपकी परीक्षा पास होकर बताई। लेकिन अब दूसरा निर्णय कि आपकी परीक्षा पास होकर के मैं अपने इस परीक्षा के बलबूते पर आप मुझे बड़ी तनख्वाह दोगे, बड़ी सुविधा दोगे, सब कुछ दोगे, लेकिन मेरे देश के लोगों का भला करोगे। मेरा देश गुलाम है, मुझे स्वतंत्रता की अलग जगाना है। तोड़ने के लिए परीक्षा दी, लेकिन देश की आजादी की लड़ाई लड़ूंगा। इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ जीवन पर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं। नेताजी के रूप में वो पास होने वाली मार्कशीट भारत में फेंक दी और अपने लिए लोकतंत्र की लड़ाई लड़े। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र है। उनको उत्साह के लिए जिनके भरोसे से लोकतंत्र बचा, ऐसे एक भी बहुत सारे नाम में ले सकता हूं। चंद्रशेखर आजाद से भगत सिंह तक कई लोगों ने अपनी जवानी कुर्बान की। कई सारे लोगों ने देश की आजादी के लिए, देश से गणतंत्र के लिए, और यही तो कारण है आज परमात्मा की दया से आज अपने में से देश के प्रधानमंत्री, गरीब व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये दुनिया के सामने उदाहरण बनते नरेंद्र मोदी जी के रूप में निकले। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का भी करें। तो लोकतंत्र का अवसर भी देता है आपको, हमको, सबको। आप पंच बनो, सरपंच बनो, पार्षद बनो, महापौर बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, सभी प्रकार के निर्वाचन में भाग और अपने माध्यम से जनता की सेवा भी करो। ये संस्कार ये कॉलेज के माध्यम से मिलता है। सभी प्रकार की पॉलिसियां बनाकर दुनिया के अंदर हमारी जो संस्कृति है उसकी धारा को लेके चलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये बोलने की नहीं है, करके दिखाने की भाव। इसके लिए आइए हम अपने ऐसे प्रत्येक माँ सरस्वती के मंदिरों की पूजा करें, इसका सभी प्रकार के चीजें व्यवस्थाओं का लाभ लें और भारत की अच्छाइयों को दुनिया में बांटे।